नमस्कार। स्वागत है दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आहड़ सभ्यता। पिछली क्लास में हमने कालीबंगा सभ्यता की बात की थी और सामान्य परिचय जो है हमने अन्य सभ्यताओं का भी लिया था। आज आहड़ सभ्यता यानी पिछली बार हमने जो बात की थी वो थी कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता, या फिर यूं कहें कि साहब ताम्र युगीन, ताम्र की संक्रमणकालीन, यानी कांस्य से आगे ताम्र की ओर तांबे के भी औजार वहां पर मिले थे, इसलिए वो कांस्य ताम्र युगीन भी हो गई। ताम्र पाषाणकालीन भी होगी क्योंकि पाषाण से ताम्र की ओर भी बढ़ा था मानव, तो वो ताम्र पाषाणकालीन भी हो गई थी। हमने ये सब चीजें बात कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं आहड़ संग्रहालय से लेकर आए हैं आपके लिए आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता की बातें छोटी नहीं होती है। आहड़ सभ्यता एक ताम्र युगीन सभ्यता है। सिंपल पहला प्रश्न ये बनता है कि आहड़ सभ्यता कौन सी सभ्यता है, तो ध्यान रखना आहड़ सभ्यता एक ताम्र युगीन सभ्यता है। मैं इसी आहड़ सभ्यता की बात करने वाला हूँ। आज आपके सामने ये बहुत सारे मैं इमेजेस है वो लेकर आया हूँ कि आपको आहड़ सभ्यता के बारे में पता चले। ये बृहद्भांड वगैरह है ना, आहड़ सभ्यता की सारी जानकारी हम चित्रात्मक रूप से, तथ्यात्मक रूप से लेने वाले हैं मित्रों, है ना। तो ये आहड़ सभ्यता की हम बात आज करने वाले हैं और आप तैयार हो जाओ आहड़ सभ्यता की बात करने के लिए। ठीक है, शुरू कर लेते हैं हम आहड़ सभ्यता की क्लास को। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपके ये बनता है कि आहड़ सभ्यता कौन सी युगीन थी? क्या ये कांस्य युगीन थी, क्या ये ताम्र युगीन थी, क्या ये पाषाणकालीन थी, भाई कौन सी थी? तो ध्यान रखना पहला प्रश्न और पहला ही उत्तर यही बनता है कि आहड़ सभ्यता जो है, कौन सी सभ्यता की हम चर्चा कर रहे हैं? आहड़ सभ्यता की। और ये क्या थी? ये ताम्र युगीन सभ्यता थी। ताम्र युगीन क्यों थी, क्या थी, किस लिए थी, इन सब की जानकारी हम लेंगे। होता यूं है, आहड़ है कहां वैसे? उदयपुर में। आहड़ कहां मित्रों? उदयपुर में है आहड़। आपको हर एक चीज समझने में आने वाली है बहुत ही शानदार तरीके से कि आहड़ है कहां? उदयपुर में है। और यहाँ की खास बात क्या हो सकती है? आप उदयपुर से लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में जाते हो, 4 किलोमीटर थोड़ा आगे चलते हो तो एक आपको लंबा सा टीला, बड़ा सा टीला दिखाई देगा। लगभग 500-700 मीटर का धूलकोट जो है वो बना हुआ है ना। धूलकोट के नीचे आहड़ दबा हुआ है भाई। ये ताम्र युगीन सभ्यता कैसे थी इसकी अगर हम चर्चा करें तो ध्यान रखना होता यूं कि प्राचीन काल में अगर हम आहड़ का पुराना नाम पढ़ते हैं, प्राचीन काल में आहड़ के पुराने शिलालेखों हम देखते हैं, प्राचीन शिलालेखों को यदि हम देखते हैं तो इसे ताम्रवती कहा गया है। क्या कहा गया है? ताम्रवती। यानी शिलालेखों के अनुसार आहड़ सभ्यता को ही क्या कहा, आहड़ नगरी को ही क्या कहा गया है? ताम्रवती। वे शिलालेखों के अनुसार ही आहड़ नगरी को क्या कह दिया भाई? ताम्रवती कह दिया। और यदि इसके बारे में हम चर्चा करें तो जैसे हम आघाटपुर नाम भी पढ़ते हैं, 10वीं-11वीं सदी में थोड़ा हम चलते हैं तो इसका नाम आघाटपुर भी मिलता है, आघाट दुर्ग भी मिलता है। तो एक तो कई नाम इसके हैं। ताम्रवती की जो बात है ये तो अलग है क्योंकि इसे ताम्र युगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि इसका नाम शिलालेखों में ताम्रवती भी रखा गया है। और हमें इसकी सामग्री तो देखनी है, लेकिन इसे हम आघाटपुर भी कहते हैं। 10वीं-11वीं सदी में आघाटपुर या फिर आघाट दुर्ग के नाम से इसे जाना गया। धूलरकोट को, कौन से कोट को? धूलकोट को, है ना। तो ये कहाँ पर मिली हमें? इनमें धूलकोट में, उदयपुर के समीप ही है धूलकोट, लगभग 4 किलोमीटर के आसपास। वहीं पर उसी टीले में दबी हुई सभ्यता कौन सी नदी किनारे यदि आपसे पूछे तो सिंपल सरल सी बात आती है, ये बनास। कौन सी नदी है? बनास। बनास नदी, या फिर यूं कहें कि साहब पहले एक आयड़ नदी बहती थी जिसे हम बेड़च भी कहते हैं, है ना भाई। जब ये सभ्यता मिली हमें तो आयड़ नदी या बेड़स नदी के किनारे मिली थी। आयड़ नाम इसीलिए पड़ा आहड़ की वजह से। तो यूं कह सकते हैं कि बनास सभ्यता है ये। बनास नदी की एक सहायक नदी, या यूं कहें वो है आयड़। कौन सी है? आयड़, है ना। इसे बेड़च नदी भी कहते हैं आगे जाकर, उदय सागर झील में ये गिरने के बाद में। तो आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे फिर से देखना, आपको समझ में आएगी हर एक चीज़। मैं अभी नॉर्मल में बता रहा हूँ, सामान्य जानकारी कि साहब आहड़ सभ्यता जो है ये ताम्र युगीन सभ्यता है क्योंकि प्राचीन काल के शिलालेख जो मिले हैं हमें उसमें इसे क्या कहा गया? ताम्रवती नगरी कहा गया है। इसके अलावा इसे आघाटपुर सभ्यता या आघाट दुर्ग भी कहते हैं। उदयपुर में ये सभ्यता पाई जाती है। धूलकोट उदयपुर से लगभग 4 किलोमीटर दूर चलते हैं तब ये एक बड़ा सा 500-700 मीटर का एक बड़ा टीला है, इसके नीचे दबी हुई सभ्यता थी। कौन सी नदी अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना बनास नदी पर यह सभ्यता, या यूं कहें कि बनास नदी की सहायक नदियां हैं आयड़ और बेड़च, है ना।
तो बनास नदी की सभ्यता है, मतलब आयड और बेरस नदी के किनारे यह सभ्यता पाई गई साहब। इसके बारे में सामान्य जानकारी तो हमने देखी है, लेकिन इसका वही प्रश्न जो पहले उठा था कि भाई इसकी खोज किसने की, उसका उत्खनन किसने किया, और भाई इसमें क्या क्या मिले हैं, तो ये प्रश्न भी बन जाता है। तो ध्यान रखना। सबसे पहले हम चलते हैं आहड़ के बारे में। तो इसका जो उत्खनन का श्रेय जाता है, इसका खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है A.K. व्यास एक नाम के बंदे थे, यानी अक्षय कीर्ति व्यास। कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास। तो हम उसी की बात करते हैं सबसे पहले कि अगर हम बात करें इसके खोजकर्ताओं की, इसके उत्खननकर्ताओं की, तो वो कौन कौन आते हैं? 1953 में पहला मामला कब गया भाई? 1953 में। बाद में 1956 में फिर बात करेंगे इसकी। 1956 में जब रतन चंद्र अग्रवाल आते हैं, रतन चंद्र अग्रवाल आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब SD सांखलिया आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। उन्होंने भी तो इसको खोजा था, इसका अलग अलग स्तरों पर खोज हुई थी, है ना, अलग अलग स्तरों पर इसका उत्खनन हुआ था। 1956 में भी हम पढ़ेंगे, 1961-62 में भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कुल मिलाकर हमें इतना तो ध्यान रखना ही रखना है कि 1953 में इसकी खोज किसने की थी? आहड़ सभ्यता की अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी भाई? अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल जो हैं, उन्होंने इसका उत्खनन किया था सबसे पहले, अक्षय कीर्ति व्यास के बाद में रतन चंद्र अग्रवाल। फिर आते हैं SD सांखलिया 61-62 में, HD सांखलिया। ये तो मैंने सामान्य जानकारी आपको दे दी है, अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसके। यानी आहड़ सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी आपसे क्या पूछी जा सकती है कि भाई आहड़ सभ्यता जो है, भाई ध्यान देना थोड़ा सा, कि आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रवती नगरी के नाम से इसे जाना जाता था। इसे आगाटपुर या आगाट दुर्ग भी कहते हैं, उदयपुर में है। आयड या बेरस नदी के किनारे हैं, जो कि बनास नदी की सहायक नदियां हैं। धूलकोट टीले के नीचे दबी हुई है। 53 में पहली बार अक्षय कीर्ति व्यास ने इनकी खोज की थी। 56 में रतन चंद्र अग्रवाल ने उत्खनन किया। 61-62 में SD सांखलिया जो है, उन्होंने इसका उत्खनन किया था। ये तो है सामान्य जानकारी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ने का प्रयास करें, ध्यान रखना। तो देखो, डिटेल की हम बात करें तो आहड़ सभ्यता एक सामान्य सभ्यता नहीं हो सकती कि इसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में। हुआ यूँ था कि इसके अलग अलग स्तरों पर खोज हुई थी। बस्तियों के अगर हम देखें ना, कई स्तर हैं इनके। तो जब इनकी पहली बार खोज हुई पहले स्तर में, तो यहाँ से जैसे मिट्टी के बर्तन मिले थे, टुकड़े मिले थे, पत्थर के बहुत सारे ढेर मिले थे यहाँ से, ना, और भी कई चीज़ें जैसे कि मिट्टी की दीवारें हैं, वो यहाँ से प्राप्त हुई थी। ये जो चीज़ें हैं, तो आपसे कई बार पूछा जाता है, जैसे प्रथम बस्ती, द्वितीय बस्ती, तृतीय बस्ती, तीसरा स्तर, पहला स्तर, दूसरा स्तर, ये कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगर आपसे पूछे कि लगभग कितने स्तरों पर इसकी खोज हुई थी, उत्खनन हुआ था, तो 8 स्तर तो इसके मूल है। 8 स्तर इसके क्या है? मूल ही हैं, जिनके बारे में तो हमें सामान्य जानकारी में देखना ही होगा, भाई ये तो है ही हैं, ये तो है ही हैं, उनके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है ज़्यादा। यहाँ तक तो सबके क्लियर है। कई बार आहड़ सभ्यता के बारे में जैसे प्रश्न आए हुए हैं, है ना, कैसे प्रश्न आते हैं, पहले मैं आपको प्रश्नों के बारे में बता दूं, फिर हम आहड़ सभ्यता को पढ़ते हैं कि आहड़ सभ्यता के बारे में प्रश्न कैसे आते हैं। तो ध्यान देना थोड़ा सा कि आहड़ सभ्यता के बारे में प्रश्न कैसे आ सकते हैं। देखो यहाँ ध्यान दें आप, यह आहड़ सभ्यता का प्रश्न है आपके सामने जो मैं लेकर आया हूं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे प्रश्न आते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देता हूं। ये देखो कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। कैसे प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं हम। तो वही हम कथनों पर विचार तो कर रहे हैं, हम कथनों पर विचार तो कर ही रहे हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि कथन कैसे कैसे विचार करें इन पर हम। तो देखो कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। आहड़वासी क्या तांबा गलाना जानते थे?
ये लोग चावल से क्या परिचित नहीं थे? प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं इस तरह के आते हैं। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। क्या था क्या ऐसा? उत्तर देखें आप कमेंट बॉक्स में। यहां से काले लाल रंग मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतया सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। अब आपको ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, सही विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है कि साहब सी और डी सही हैं, ए और बी सही हैं, सी व डी सही हैं, या ए बी एवं सी सही है। इस तरह का ऑप्शन दिया है आपको, ये चारों ऑप्शनों में से छांटना है। तो आपको ये देखना होगा कि क्या आहड़वासी किससे परिचित थे। तो यहाँ ए सी एवं डी सही है, पहले बात तो ये है, यानी पहला ऑप्शन है ए सी एवं डी सही है। कैसे सही है अब आपको पता करना है। ये देखो मैं आपको अब पढ़ाऊंगा बाद में, पहले आपको ये बता दिया प्रश्न किस तरह का आता है एग्जाम में कि साहब ए सी एवं डी, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल से कि ताम्रवती सभ्यता थी, इसलिए सिंपल सा बात आ जाती है कि आहड़वासी तांबा गिलाना जानते थे। भाई आहड़वासी तांबा गिलाना जानते थे, है ना। फिर आता है कि साहब ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। अरे क्यों नहीं थे? चावल से ये लोग परिचित थे, यानी ये नहीं, ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पर। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था। बिल्कुल, धातु का काम ही तो इनकी अर्थव्यवस्था का एक साधन था, क्योंकि अर्थव्यवस्था इकोनॉमिकली जो है धातु से इनको काफी फायदा होता था, है ना। फिर यहाँ से काले लाल रंग मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। यानी आहड़ सभ्यता से क्या मिला है? ये लोग तांबा गिलाना जानते थे, ये लोग चावल से भी परिचित थे। धातु का आहड़वासी, यानी यहाँ नहीं होता तो ये 4 हो जाते, लेकिन यहाँ पर नहीं कर दिया, मतलब चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहां से काले लाल रंग मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतया सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। यानी इस तरह से ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। यानी पहला ऑप्शन क्या है? ए सी एवं डी सही है। इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आते हैं, हमें इस तरह से छांटना होगा, इसलिए हमें आहड़ सभ्यता को थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इस प्रश्न की मैं थोड़ी व्याख्या आपको बता देता हूं। ये देखिएगा आप, आहड़ के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें कि आहड़ के जो लोग हैं, आहड़ के जो लोग हैं वो 3500 से 1800 ईसा पूर्व के बीच में, ये जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान रखना कि 3500 से 1800 ईसा पूर्व के बीच में राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में और उसके आसपास में रहते थे। वे मेवाड़ के पहले किसान थे जो हड़प्पा वासियों से भी पुराने थे, है ना। आहड़ के बारे में क्या क्या चीजें हैं वो डिटेल से आपको पढ़ना है। उससे पहले कुछ चीजें आप यहीं देख लो कि आहड़ के लोग 3500 से 1800 ईसा पूर्व में मेवाड़ क्षेत्र के आसपास रहते थे, है ना। राजस्थान के, ये आपका राजस्थान है ना, ये आपका क्या है? राजस्थान है। और यहां पर, है ना, आहड़ के लोग रहते थे साहब। यहां पर आहड़ के लोग निवास करते थे लगभग कब से कब तक? 3500 से 1800 ईसा पूर्व में यहां पर ये आहड़वासी रहते थे। और सबसे खास बात है कि मेवाड़ के से पहले किसान थे जो हड़प्पा वासियों से भी पुराने थे, यानी पूरे राजस्थान में नहीं, ऑल ओवर विश्व की अगर हम बात करें तो सबसे पुराने किसानों की अगर बात की जाए तो सबसे पुराने किसान जो हड़प्पा से भी, हड़प्पा की हमने जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी, मोहनजोदड़ो द्वितीय, कालीबंगा तृतीय, यानी उनसे भी पुराने, हड़प्पा प्रथम राजधानी थी उससे भी पुराने ये अपने आहड़ के किसान थे साहब। अब बात आती है कि आधुनिक राजस्थान में आहड़ स्थलों की सूचना कहां-कहां में मिलती है, यानी आहड़ सभ्यता से संबंधित स्थल कहां-कहां पर है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आपके सामने ये चीजें क्लियर कर लेनी है कि साहब आधुनिक राजस्थान में आहड़ स्थलों की सूचना में कहां-कहां से मिलती है। उदयपुर से हमें आहड़ की सूचना मिलती है, चित्तौड़गढ़ से भी हमें आहड़ की सूचना मिलती है, डूंगरपुर में भी आहड़ सभ्यता के अवशेष हमें दिखाई देते हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, बूंदी और टोंक और अजमेर में, टोंक और अजमेर में। ध्यान रखना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बूंदी, टोंक और अजमेर, ये 8 जिले ऐसे हैं जहां हमें आहड़ सभ्यता के अवशेष दिखाई देते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि साहब अब आप यहां से क्लियर कैसे करोगे? आपका पढ़ा हुआ होगा तभी तो क्लियर करोगे आप, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। पीडीएफ जो है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा निश्चित रूप से, दिशा ई राइज सर्च करके।
आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये पीडीएफ मिल जाएगी, हमारे एप्लीकेशन पर भी पीडीएफ डाली जा रही हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। अब देखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, ध्यान रखना ये तो क्या है कि साहब आसपास के क्षेत्र है, कि साहब उदयपुर है, ये डूंगरपुर है, ये चित्तौड़गढ़ है, ये तो आसपास का क्षेत्र आ गया। उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, ये भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ के पास में क्या है ये भीलवाड़ा, यानी डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। फिर थोड़ा और ऊपर चले, ये राजसमंद, ये क्या है राजसमंद है। यहां पर आपका अजमेर है, यहां पर क्या है अजमेर है। अब बचा बूंदी, टोंक, बूंदी और टोंक, बूंदी और टोंक। तो आप ये चले जाओ, ये देखो आपके ये कोटा आ गया ना, ये कोटा के ऊपर यहां पर बूंदी है और यहां टोंक है। मैं एक बार थोड़ा और इसको क्लियर कर देता हूं, ये देखो, जिससे आपको क्या पल्ले पड़ जाए, क्योंकि मैप आपके अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है मित्रों। यानी आहड़ सभ्यता की जब बात की जाती है तो डूंगरपुर, उदयपुर है ना। थोड़ा ऊपर चलते हैं, इधर वाला ये क्षेत्र जाता है चित्तौड़गढ़, ऊपर ये भीलवाड़ा, ये राजसमंद, ये अजमेर, ये टोंक और ये बूंदी। बस यहाँ पर ये कि डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, अजमेर, टोंक और बूंदी, इन 4 जिले ये और 4 जिले ये, यानी कुल 8 जिलों में हमें आहड़ स्थलों की सूचना मिली है, 8 स्थलों के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। फिर बात आती है कि उत्खनन से हमें क्या मिला, हमें बेल की मूर्तियां मिलती है। उत्खनन से हमें बेल की, देखो तांबे का बेल हमें कालीबंगा से भी मिला है, कालीबंगा से भी मिला है, यहां पर भी बेल की मूर्तियां मिली है। यानी आहड़ लोग बेल की पूजा करते थे उस समय। कालीबंगा में हमने देखा था कि हमें 7 हवन अग्निकुंड मिले थे, यानी अग्निकुंड मिले थे, लेकिन प्रमाण नहीं मिला था कि ये लोग धार्मिक थे या नहीं थे, कौन से धर्म से संबंध थे, क्या धार्मिक थे, धार्मिकता के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है ना। तो ध्यान रखना कि आहड़ के लोग बैल की पूजा करते थे। आहड़ के लोग किसकी पूजा करते थे, बैल की पूजा करते थे। यहां से बैल की मूर्तियां मिली है। चित्तौड़गढ़ के निकट एक स्थल है ना मरमी, वहां पर मूर्तियां बहुतायत में पाई जाती है। कई बार प्रश्न आया है ये आपके लिए कि मरमी जो स्थल है ये कहां पर है, ये चित्तौड़गढ़ में है। मरमी स्थल कहां पर है मित्रों, चित्तौड़गढ़ में है। मरमी स्थल कहां है, चित्तौड़गढ़ में मरमी स्थल है। और इस मरमी स्थल से बहुत सारी मूर्तियां पाई गई है, बहुतायत में बैल की मूर्तियां मिली है। तो मरमी स्थल से बहुतायत में बैल की मूर्तियां मिली हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मरमी स्थल से बहुतायत में बैल की क्या मिली है, मूर्तियां मिली है। तो आपसे बैल की मूर्तियां आहड़ सभ्यता की बहुत बड़ी देन है। बैल की ये पूजा करते थे नंदीश्वर की, है ना। और मरमी क्षेत्र किससे संबंधित है, आहड़ से संबंधित है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि बताइए मरमी क्षेत्र किससे संबंधित है, आहड़ से संबंधित है। कहां पर है, ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। ये लोग कौन सी इकोनॉमिक पर काम करते थे, तो इनकी इकोनॉमिक क्या थी, खेती मूलतया। भाई विश्व के पहले किसान थे, हड़प्पा से भी पुराने किसान हैं आहड़वासी, तो खेती इनका मूल बिजनेस था। इसके अलावा ये क्या करते थे, भंडार जुटाते थे, है ना, कि साहब भंडारों को इकट्ठा कर लेते थे कुल मिलाकर के, कि अपने भंडार भर लेते थे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे खेती का काम करते थे, खेती में से भंडार भर लेते थे। शिकार का काम करते थे, मुर्गी पालन करते थे, मछली पकड़ने का काम भी करते थे, इसलिए कांटे मिले हैं यहाँ से मछली पकड़ने के, जैसे गणेशपुर में मिले हैं। तो खेती ही इनका मूल उद्देश्य था। इसके अलावा मछली पकड़ना, मुर्गी पालन, शिकार करना, ये सब भी इनके छोटे मोटे काम थे। ये इनकी अर्थव्यवस्था की देन है। किसकी देन है मित्रों, अर्थव्यवस्था की देन है। तो यहां तक मामला क्लियर है। अब बात करें आगे की ओर। अब देखो थोड़ा सा, है ना, मैंने प्रश्न की व्याख्या को थोड़ा ढंग से लिया है यहाँ पर कि ताम्रपाषाण संस्कृतियों के विपरीत जिनमें पत्थर के औजार होते थे, आहड़ियों ने तांबे के औजार जैसे छेनी, उस्तरा और कांटेदार नुकीले तीरों का निर्माण किया था। यानी आहड़वासी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित थे, है ना। ताम्र सभ्यता तो है ही है। तो ध्यान रखना ये क्या है, पत्थर के औजार भी इनके पास थे। आहड़ियों ने क्या किया, ध्यान रखना कि थोड़ा सा भाई मिस्टेक बोल गया मैं, कि आहड़ी वालों के पास में क्या था, यही तो नहीं थे। ध्यान रखना ये जो चीज थी ये ताम्रपाषाण संस्कृति के विपरीत थी। इनके पास आहड़ के औजार जो है वो ताम्रपाषाण संस्कृति में हुआ करते थे, लेकिन इनके पास क्या था, पत्थर के औजारों की बजाय इनके पास क्या हुआ करता था कि साहब तांबे के औजार थे। पत्थर के औजार के बजाय क्या था इनके पास में, तांबे के औजार थे साहब। जैसे छीनी थी इनके पास में, उस्तरा भी था, कांटेदार और नुकीले तीर थे। इनके पास छीनी थी, उस्तरा था,
कांटेदार नुकीले तीर इनके पास थे। तो छेनी उस तरह कांटेदार तीर कहां से मिले हैं? यहीं से मिले हैं। यहां से तांबे को पिघलाने के प्रमाण भी हमें मिले हैं। धातु का काम आहड़ की अर्थव्यवस्था के साधनों में से एक था ही था। धातु का काम आहड़ की अर्थव्यवस्था के साधनों में से मूल रूप से था। आहड़ के लोग द्वारा चावल भी उगाया जाता था, चावल की खेती करते थे, चावल की रोटियां बनाते थे, चावल की रोटी खाते थे, है ना। और तवे मिले हैं जिन पर चावल की रोटियां बनाते थे साहब। खास बात ध्यान रखना कि आहड़ मिट्टी के बर्तनों की उन्नत तकनीक जानते थे। आहड़वासी क्या करते थे? तो मिट्टी के बर्तनों की सबसे टॉप की तकनीक जानते थे। यहाँ बालाथल एक स्थल है, वहां पर भी मिट्टी के घड़े के अंदर 6 मिट्टी के बर्तनों का एक समूह मिला है जो आहड़ से संबंधित है। ध्यान रखना, बालाथल सभ्यता में मिट्टी के घड़े के अंदर 6 मिट्टी के बर्तनों का एक समूह है जो बहुत प्राचीन है, वो आहड़ से संबंधित है। 6 बर्तनों में से 3 काले और लाल बड़े कटोरे हैं। 3 काले हैं, 6 बर्तन जो मिले हैं बालाथल से, उनमें 3 काले और लाल बड़े कटोरे हैं जिन्हें सफेद रंग में ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है। सफेद रंग में ज्यामितीय डिजाइनों से क्या गया है? सजाया गया है। और सजाए गए काले और लाल मिट्टी के बर्तन आहड़ संस्कृति का एक चिन्ह है जो हड़प्पा से अलग है, जब पात्रों के अंदरूनी हिस्से कैसे होते हैं भाई? काले होते हैं। कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो ये सामान्य सी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है ना। अब अपन इसको थोड़ा पढ़ते हैं, ये प्रश्न बीच में लिया मैंने, है ना। अब इसको हम पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता को, है ना। ये तो प्रश्न थी आहड़ सभ्यता, ये आपकी आहड़ सभ्यता है मित्रों। ये क्या आपकी आहड़ सभ्यता। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही प्यारी सभ्यता है। कितने लोग, क्या डिजाइनिंग थी इनकी, है ना। पूरा का पूरा मकान आज का मकान से भी कहीं सुंदर हुआ करता था, टूट गए वो बात अलग है ना। अब यहां से प्रश्न कैसे और बन सकते हैं, ये तो एक प्रश्न का एक नमूना था। दूसरी बात आती है कि जैसे सीधा सीधा यहां से प्रश्न बना, जो पहले बना है कि ईंटों से बने हुए मकान, ईंटें दिखाई दे रही है आपको, दिख रही है ना। पहला प्रश्न यहीं से बन सकता है कि ईंटों से बने हुए मकान, किससे बने हुए मकान? ईंटों से बने हुए मकान जो है वो आहड़ सभ्यता के अलावा और कहां से मिला था? हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, कालीबंगा में। यानी यहां ध्यान देना थोड़ा सा कि यहां पर एक तो ईंटों से बना मकान, एक तो कहां पर मिला अपने को? आहड़ से। इसके अलावा कहां से मिला है? तो तुलना हम साथ साथ कर रहे हैं, तुलना हम साथ साथ कर रहे हैं जिससे आपको ध्यान में रह जाए। कालीबंगा से ईंटों से बना हुआ मकान हमें आहड़ से मिला है, इसके अलावा और कहां से मिला है? कालीबंगा से भी मिला है। और कहां से मिला है? कालीबंगा से भी मिला है। तो इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। इसके अलावा एक बात और, इन मकानों की अगर हम डिजाइन देखें, थोड़ा आगे चलते, ये तो है ईंटों का मकान, ये तो किसका मकान है भाई? ईंटों का मकान है, जो आहड़ के अलावा कालीबंगा में भी ईंटों से बने हुए मकान दिखाई देते हैं। या आहड़ का नमूना लिया आपके सामने कि आहड़ सभ्यता में ईंटों से, आपके दिमाग में ये चीजें फिट बैठ जानी चाहिए कि आहड़ सभ्यता के अलावा, किसके अलावा भाई? आहड़ सभ्यता के अलावा जो है वो ईंटों से बना हुआ मकान हमें कहां से मिला है? आहड़ सभ्यता के अलावा हमें ईंटों से बना हुआ मकान कहां से मिला है मित्रों? कालीबंगा से। यानी कालीबंगा और आहड़ में ईंटों से बने हुए मकान हैं। अब बात आती है कुछ और स्पेशल, वो ये बनती है, देखो, या आप इनको देख करके आइडिया लगा सकते हैं। ये देखो आप, है ना, सभी के सामने ये चम्मच, कटोरी, लोटा सब दिख जाएंगे, है ना। चटनी बनाओ, बढ़िया बनाओ, चकाचक बनाओ। अब आपके कुछ चीजें समझ में आएगी यहां पर भी, या ध्यान देना कि ये जो सामग्री मिली है, यानी हम यूं कह सकते हैं आहड़ का क्या किसी और जगह से संबंध था? मैं इस चित्र के आधार पर ही आपको बता रहा हूं। तो ध्यान रखना, आहड़ का यूनान से संबंध भी मिलता है। कहां से संबंध मिलता है? यूनान से भी आहड़ का हमें संबंध प्राप्त होता है। यूनान से भी इन बर्तनों की जो आकृतियां हैं, कई बर्तन यूनान से डाउनलोड किए गए हैं। सीधे सीधे बात है, यूनान वालों ने अपलोड कर दिए, हमने डाउनलोड कर लिए। बात ना समझना कि यूनान से संबंध रखने वाली 2 ही सभ्यताएं हैं राजस्थान में, एक तो बेराट है, एक आहड़ है ना। अगर आपसे देखो मैं तुलना कर रहा हूं जिससे ये चीजें आपके पल्ले पड़ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए कि ईंटों से बने हुए मकान कहां है? आहड़ और कालीबंगा में। वैसे ही यूनान से ये जो बर्तन हैं हमें बेराट में भी ऐसे दिखाई देते हैं। तो बेराट जो है, बेराट सभ्यता का संबंध भी यूनान से था और आहड़ सभ्यता का संबंध भी कहां से था? यूनान से था। तो आहड़ और बेराट दोनों सभ्यताओं का संबंध कहां से भाई? कहां से है? यूनान से। इसके अलावा आप यहां देखो, ये कहां गई? ये रहा, ये जो चीज है
ये ईरान से मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है? ईरान से। ये जो कटोरे नुमा आकृतियां हैं ये कहां से मिलती है? ये ईरान से, इनकी डिजाइनिंग ईरान से संबंधित है, यानी ईरान से भी इसका संबंध रहा है। आहड़ का संबंध और किससे रहा है? ईरान से। यूनान से आहड़ का संबंध है, यूनान से बेराट और आहड़ का संबंध है, वहीं ईरान से अपनी आहड़ सभ्यता का संबंध है। इसके अलावा और कौन सी सभ्यता है जिसका संबंध हमें ईरान से दिखाई देता है? कौन सभ्यता है भाई? तो ध्यान रखना, आहड़ के अलावा कालीबंगा, आहड़ के अलावा कौन सी है? कालीबंगा है, जिसका संबंध ईरान से है। तो ध्यान रखना, यूनान का संबंध बेराट और आहड़ से है ना। ये यूं कहें, आहड़ सभ्यता और बेराट सभ्यता का संबंध यूनान से है, आहड़ सभ्यता का संबंध यूनान से है। और इन डिजाइनों के आधार पर ऐसा लगता है कि ईरान से डाउनलोड किए इन्होंने और बदले में यहां से तांबे की कुछ चीजें दी है। तो ध्यान रखना कि भाई आहड़ और कालीबंगा, आहड़ और कालीबंगा का संबंध ईरान से भी है। कालीबंगा में दो सभ्यता एक साथ बता देता हूं, जिससे आपकी चीजें बहुत क्लियर हो जाए, है ना भाई। ये जो है यानी चटनी काचरे वाचरे तोड़ के लाते थे, है ना, काचरे वाचरे तोड़ के लाते थे भाई साहब, फिर चटनी वटनी बढ़िया बना लेते चकाचक। तो इनका काम था ऐसा, इनका काम ऐसा था। यहां तक मामला क्लियर होगा भाई सभी के? क्लियर है ना? अब आपको मैं थोड़ा और चीजें बता दूं। यहां पर यह चीज तो है सामान्य जानकारी की जो आपको जाननी है, यानी यूनान से संबंध थे आहड़वासियों का, ईरान से भी आहड़वासियों का संबंध था, ईरान से भी आहड़वासियों का संबंध था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ईरान से कालीबंगा वालों का संबंध था, यूनान से बेराट वालों का भी संबंध था। प्रश्न अब यह बन जाता है कि भाई आहड़ जो सभ्यता है, कौन सभ्यता? आहड़ जो सभ्यता है, क्या ये तो ईंटों का मकान जो मैंने बताई दिया आपको, है ना, ये देखो, ये हमने सीधा सीधा भाई साहब यहां से आपके सामने एक गजब का प्रश्न बन सकता है। यह आहड़ का ही नमूना है, ये जो मटका है ये आहड़ का है, ये किसका है? आहड़ का है। तो क्या आहड़वासी, अब इस पर क्या है, पेंटिंग वेंटिंग तो शायद निकल गई इसकी, है ना, इस घड़े पर की गई है, ये देखो ये रहा पेंटिंग किया हुआ। तो क्या ये पेंटिंग से जानकार थे? क्या आहड़वासी क्या पेंटिंग के जानकार थे? तो इस घड़े को आधार पर, यानी यहाँ से बड़े दो मृद भांड मिले हैं, यहाँ से बड़े मृद भांड मिले हैं, कहाँ से? आहड़ से, जिसपे एक पर ये पेंटिंग की गई है। मैंने पहले भी बताया था आपको अभी प्रश्न में कि साहब ये सफेद रंग की डिजाइनिंग, ये लाल रंग की डिजाइनिंग, ब्लैक रंग की डिजाइनिंग, ये जो डिजाइन दी गई है, यानी ये लोग रंगाई छपाई का काम भी जानते थे, ये पेंटिंग का काम जानते थे। तो कई बार पूछा जाता है कि साहब रंगाई का काम जानने वाली सभ्यता कौन सी थी? तो आहड़ सभ्यता रंगाई का काम जानती थी साहब, रंगाई छपाई का काम ये बहुत अच्छे से जानते थे, पेंटिंग का काम ये बहुत अच्छे से जानते थे मित्रों। आहड़वासी पेंटिंग का काम बहुत अच्छे से जानते थे। तो ये जो छोटे छोटे बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो मेरी तरफ से मैंने आपको बताई है ना। अब हमें पढ़ने में कोई दिक्कत शायद नहीं आएगी, क्योंकि अब आपको एक तरह से बहुत अच्छे से मैंने बता दी है। यहां तक तो कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। अब बात आ जाती है कि साहब जैसे कुछ प्रश्न और बनते हैं कि आहड़वासी जो है ना, इनके मृदभांड से संबंधित प्रश्न वगैरह लें कि मृदभांड कैसे थे? तो लाल काले मृदभांड, यानी आपसे पूछे कि कौन सी सभ्यता थी जो लाल काले मृदभांड, सबसे ज्यादा लाल काले मृदभांडों वाली सभ्यता किसे कहा जा सकता है? यहां से जो मृदभांड मिले हैं लाल काले मृदभांडों वाली सभ्यता किसे कह सकते हैं हम? आहड़ सभ्यता को ही, आहड़ को ही हम लाल काले मृद भांडों वाली सभ्यता कह सकते हैं। आहड़ को ही हम क्या कह सकते हैं भाई? लाल काले मृद भांडों वाली सभ्यता कह सकते हैं। आहड़ को हम क्या कह सकते हैं? लाल काले मृद भांडों वाली सभ्यता कह सकते हैं। यानी जब आहड़ की खुदाई की गई तो ये जो मृद भांड हमें मिले इनमें अनाज भरा हुआ था, अनाज रखने के ये बड़े मृद भांड थे साहब, है ना, अनाज रखने के ये क्या थे? बड़े मृद भांड थे, है ना, ये गड़े हुए मिले थे साहब। इन्हें स्थानीय भाषा में जो आहड़वासी आज भी मेवाड़ी लोग ये कहते हैं कि गोरे व कोट, गोरे व कोट इन्हें कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें से एक बड़ा है एक छोटा है, एक तो क्या है मित्रों? बड़ा है, ये तो है बड़ा और ये है छोटा। तो बड़े को तो कहते हैं गोरे, बड़े को तो क्या कहते हैं? गोरे। और जो छोटा है इसे कहते हैं कोट, इसे क्या कहते हैं? कोट। ये जो मृद भांड है ध्यान रखना, बड़ा जो है इसे गोरे और छोटे को क्या कहते हैं? कोट। तो गोरे और कोट कहां से मिले हैं?
आहड़ से, यानी मृद भांड जो है, जो कि लाल काले मृद भांडों वाली संस्कृति आहड़ को कहते हैं। लाल काले मृद भांड यहां से मिले हैं। कैसे मृद भांड मिले हैं भाई? लाल काले मृद भांड यहां से मिले हैं। और जो लाल काले मृद भांड मिले हैं उन्हें बड़े वाले को गोरे और छोटे वाले को क्या कहा जाता है? कोट कहा जाता है ना। इसके अलावा अगर मैं आपको और इसके बारे में बताऊं, बहुत अच्छे मजा आने वाला है मित्रों, आपको ये जो चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है आपकी। ये देखो 1 मिनट में बताता हूं इनके बारे में भी। चूड़ियां आ गई, ये लाल रंग के पात्र आ गए। ये देखो ये भी हमें आहड़ से मिला है। ये ताम्रकालीन सभ्यता आहड़ से ही प्राप्त हुआ है। यानी यहाँ पर क्या है, जो काले और लाल रंग के ये प्रस्तर हैं, कुछ पत्थर है ना, काले और लाल रंग के कुछ पात्र टूट गए हैं, है ना, ये घड़े के ही हैं, है ना, बड़े बड़े मृद भांड है, कटोरे हैं और है, तो ये जो टूट गए हैं मित्रों, है ना, ये आहड़ आप संग्रहालय जाओगे तो वहाँ आपको ये देखने को दिखाई देगा। यानी ये लाल काले जो प्रस्तर है, पत्थर हैं, या यूँ कहें कि साहब पात्रों के टूटे हुए टुकड़े हैं भाई, सही तो मतलब साप्ता तो रिमम रिया पूरा का पूरा, ये जो है ये हमें यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा ये चूड़ियाँ, है ना, ये शंख की चूड़ियाँ, ये देखो आप, है ना, और ये पक्की मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ हैं, वो शंख की चूड़ियाँ, ये पक्की मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ हैं। यानी आप शंख की चूड़ियाँ भी यहाँ से देख सकते हो, है ना, पक्की मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ भी आप यहाँ से देख सकते हो, है ना, जो कि 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से 2वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक की है। यानी ये भी हमें यहाँ से मिली है। तो कई बार आ जाता है क्या, शंख की और पक्की मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ कहाँ से मिली है? तो आहड़ से। ये चीज़ें आपको इमेज देखकर बहुत अच्छे से माइंड में फिर बैठ जाएगी कि शंख की और पक्की मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ कहाँ से मिली है? आहड़ से। हमें शंख की चूड़ियाँ मिली है, पक्की मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ मिली है, कहाँ से मित्रों? आहड़ से मिली है। कहाँ से मिली है? आहड़ से मिली है। इसके अलावा जब आहड़ की खुदाई की गई तो तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई थी, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई थी तांबे की। वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि साहब आहड़ की जब खुदाई की गई तो 6 तांबे की मोहरें और 3 मुद्राएं, ध्यान रखना, 6 तांबे की मोहरें और 3 मुद्राएं जो है यहां से प्राप्त हुई थी। कहां से? आहड़ से। वो इमेज साइज जो है वो कहीं रह गई है, चलो कोई ना, अपने सीधे से देख लेते हैं कि यार साहब, है ना, आहड़ की जब क्या की गई, खुदाई की गई थी तो 6 तो क्या मिली थी? तांबे की मोहरें, 6 तो तांबे की मुद्राएं आहड़ से मिली थी। 3 मिली थी मुहरें, 3 क्या मिली थी? मुहरें, ये आहड़ से मिली थी। 6 तांबे की मुद्राएं और 3 तांबे की मोहरें जो है आहड़ से मिली थी। इसके अलावा ताम्रवासी जो आज भी हम काम में लेते हैं, ये जो मेल उतारने की, है ना, ये मेल उतारने की वो है कटोरियाँ, है ना, आज भी हम मिट्टी का बना हुआ आता है ना जिसे मेल उतारते हैं, तो ये मेल उतारने का मतलब लोग कितने अच्छे जानकार थे जिनका आप आज भी प्रयोग करते हैं, है ना। तो मेल उतारने के प्रस्तर मिले हैं, मेल उतारने के पत्थर यहाँ से मिले हैं, ये देखो आप, है ना, ये झामे जिनको बोलते हैं, मेल उतारने के झामे, है ना, ये क्या है? ये मेल उतारने के झामे हैं। ये भी हमें आहड़ से मिले हैं। मैं एक साथ और बताने वाला हूँ क्या क्या मिले हैं। अभी तो केवल और केवल मैं इमेज दिखा दिखा के एक एक चीज आपको बता रहा हूँ जिससे आपको ध्यान में रह जाए कि मेल उतारने के झामे भी हमें कहाँ से मिले हैं? आहड़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। ध्यान रखना। एक प्रश्न ये भी आ जाता है, क्या आहड़ में लोह संस्कृति प्रवेश कर चुकी थी? क्या आहड़ सभ्यता या आहड़ संस्कृति में लोह संस्कृति का प्रवेश हो चुका था? क्या ये संक्रमण काल था क्या? तो क्योंकि इसके बाद जब हम बैराट पढ़ेंगे तब ये चीज हम जानेंगे। तो अभी बता दूं कि आहड़ सभ्यता में क्या हुआ था, लोह संस्कृति का प्रवेश हो चुका था। ये एक प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं कि साहब आहड़ सभ्यता में या आहड़ संस्कृति में या आहड़ क्षेत्र में लोह संस्कृति का प्रवेश कर चुका था। कैसे?
क्योंकि यहाँ पर लोहे की एक दो चीजें मिली है जिनका ये कह पाना मुश्किल है थोड़ा सा कि ये आहड़ में निर्मित हुआ है, बस इतनी सी एक समस्या आ रही है। बाकी लोह संस्कृति का अगर प्रवेश पूछे तो बिल्कुल आहड़ क्षेत्र में लोह जो आहड़ सभ्यता है उसमें लोह संस्कृति का प्रवेश हो चुका था। लोह संस्कृति क्या हो चुका था? प्रवेश हुआ था, प्रवेश हो चुका था। इसके अलावा अगर हम देखें तो आहड़वासी जो है ना वो भाई साहब देखो, सबसे खास बात आहड़वासियों की कि आहड़वासी गोमेद से प्रचलित थे, यानी कीमती पत्थरों से भी काफी प्रचलन संपर्क में थे, काफी अच्छे जानकार थे। ये मिट्टी की मूर्तियां हैं आहड़वासी की, ये मृदभांड हो ही गया है ना। चलो कोई ना, कुछ चीजें जो है वो छूट गई है। यहां देख लेते हैं हम। आहड़वासियों की और अगर हम बात करें तो खास बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो है कि यहाँ पर कुछ आभूषण मिले हैं। जब इस आहड़ सभ्यता संस्कृति खोज उत्खनन किया गया, इसकी खुदाई की गई, तो हमें क्या क्या इस चीज़ें मिली, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ से गोमेद मिला, हमें यहाँ से स्फटिक मिला, यहाँ उनकी बनी हुई कुछ मणियाँ मिली थी। तो कई बार आ जाता है कि कौन से कीमती पत्थर यहाँ से मिले हैं, तो स्फटिक यहाँ से मिला है आहड़ से। यहाँ से हमें गोमेद भी मिला है। क्या मिला है? गोमेद मिला है। यहाँ से मणियाँ, कीमती मणियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है हमें बहुत सारी। ये जो चीज़ें यानी कीमती पत्थर के बारे में भी ये जानते थे, आभूषण बनाते थे साहब, है ना। यानी आभूषण जो है ज़्यादातर पक्की मिट्टी के जो मणके हैं उनसे बनाते थे, लेकिन कीमती पत्थर भी इनके पास थे, उनके भी आभूषण ये पहनते थे साहब, ये उनके भी आभूषण पहनते थे। अरे आधुनिक लोग थे, है ना। ऐसे नहीं था पहले लोग मानव को कच्चा खा जाते थे, नहीं मतलब पशुओं को कच्चा खा जाते थे, ऐसा नहीं था। मानव शुद्ध कृषि करता था, शाकाहारी था, खेती करता था, और भाई साहब अन्न को पकाकर खाता था। ऐसा नहीं था कि अन्न भाई साहब ऐसे कच्चा खा गया, नहीं, उसको भी पकाकर बढ़िया रोटियां बना करके चावल पकाने के हमें प्रमाण मिले हैं। अरे तो ये लोग तो जानते थे भाई साहब, है ना भाई। इसके अलावा अगर हम जाने तो ये सामान को तोल कर लिया करते थे, तोल कर बेचा करते थे। यानी कुल मिलाकर के भाई साहब बाट मिले, यहाँ से क्या मिले? बाट मिले हैं, जिससे इनके अर्थव्यवस्था जो है बाट यहाँ से मिले हैं। और क्या मिला है मैं आपको बताता हूँ, है ना। बाट मिले हैं यानी मापने की चीजें मिली है, यहाँ से मापने की चीजें मिली है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको यहां तक, क्योंकि भाई ज्यादा टाइमिंग पुरानी बात नहीं है तो नई बात, लेकिन यहां से ये चीजें मिले हैं। मैं अब एक बार आपको एक साथ और बता दूं यहां से क्या क्या मिला है, एक बार सबके क्लियर हो जाए बहुत बेहतरीन तरीके से यहां से क्या क्या मिला है। तो ये देखो आप, क्योंकि हमारी ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, और मैं यहां पर एक साथ आपको बताता हूं कि यहां से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है ना। यहाँ के लोग अन्न पकाकर खाते थे, संयुक्त परिवार था, लेकिन खाना अलग अलग चूल्हों पर बनता था। यानी एक ही कमरे में 5-6 चूल्हे मिले हैं, एक ही कमरे में। आहड़ से क्या क्या मिला अब आपको शायद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इतनी चीजें आपको बता दी है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि एक ही कमरे से हमें 5-6 चूल्हे मिले यहाँ से, है ना। यानी कुल मिलाकर ये जो लोग हैं ये भाई बढ़िया तरीके से मतलब कि मिलकर खाते थे, सब कुछ मिलकर काम करते थे। इसके अलावा तोल के बाट यहां से मिले हैं। ये कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती है। यूनान और ईरान का संबंध मैंने आपको बता ही दिया वैसे तो, लेकिन फिर भी बताऊंगा। यहां से एक पद्धति मिली है हमें, चक्रकूप पद्धति, है ना। पानी घरों से जब पानी की जो निकासी करने की जो पद्धति है ना, जिसमें घड़ों को एक के ऊपर एक रख करके पानी की निकासी की जाती थी, वो उसको बोलते हैं चक्रकूप पद्धति। तो ये पानी की निकासी की एक पद्धति चक्रकूप पद्धति, घड़ों को एक के ऊपर एक रख करके, है ना, चक्रकूप पद्धति के ये जानकार थे। कई बार पूछा जाता है कौन सभ्यता के लोग चक्रकूप पद्धति से संबंधित थे, तो आर्य सभ्यता के लोग थे। किस सभ्यता के थे? आर्य सभ्यता के लोग थे, है ना। इसके अलावा ये रंगाई छपाई करना भी जानते थे। ये क्या जानते थे? रंगाई छपाई करना, यानी ठप्पे मिले हैं यहाँ से। रंगाई छपाई के क्या मिले हैं? ठप्पे मिले हैं। तो ये लोग रंगाई छपाई के जो ठप्पे आते थे, है ना, दाबू पद्धति या और पद्धति है, तो वो यहाँ से मिले हैं।
यहाँ से मैंने आपको बताया कि साहब एक बेल मिला था, बेल की कुछ और भी मरमी स्थान चित्तौड़गढ़ में, वहाँ से काफ़ी सारे बेल मिले थे। तो बनासियन बुल यहाँ की मुख्य विशेषता है ना, बनास नदी किनारे ये सभ्यता है और बनासियन बुल यहाँ की क्या है, मुख्य विशेषता है भाई। बनासियन बुल जो है यहाँ की मुख्य विशेषता है ना। और टेराकोटा की जो बेल की आकृतियां वो यहीं से मिली है, टेराकोटा बेल जो है वो यहीं से मिला है। कहाँ से? आहड़ से ही, आहड़ से ही ये सब मिला है। यहाँ जो तांबे की मुद्राएं मिली थी वहाँ पर अपोलो की छाप वाली तांबे की मुद्राएं थी। तो यूनान से संबंध मैंने बताया था यहाँ पर आपको, और भी कई चीज़ों में बताया था यूनान संबंध आपको कि अपोलो की छाप वाली, यूनानी देवता अपोलो छाप वाली मुद्राएं मिली है जो सुनिश्चित करती है कि यूनान के साथ इनका व्यापार होता था, यूनान के साथ इनका व्यापार, बिना हत्या वाले जग यहाँ से मिले हैं। यानी ईरान के साथ भी इनका संबंध था, यूनान के अलावा इनका संबंध किससे भी था, ईरान से भी इनका संबंध था। बिना हत्या वाले जो बर्तन मिले हैं उसके आधार पर वो ईरान के ही हैं, है ना। ये सामान्य जानकारी आहड़ की है। किसकी है भाई? आहड़ की है। और कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हो, है ना। जैसे गोरे और कोट के बारे में बता दिया, अनाज रखने के बड़े बर्तन गोरे होते थे, कोटे छोटे बर्तन होते थे, है ना। तांबा गलाने की भट्टियां भी यहाँ से मिली हैं, तांबा गलाने की भट्टियां यहाँ से मिली हैं। लोहे के उपकरण कुछ मिले हैं, इसलिए लोह संस्कृति में आहड़ के लोग प्रवेश कर चुके थे, ये ध्यान रखना। लोहा सभ्यता ये नहीं है, लेकिन फिर भी लोह संस्कृति में ये लोग प्रवेश कर चुके थे, आहड़ वाले। इतनी सी बात आपके सामने। तो मित्रों, ये अपनी जो क्लास है ये बिल्कुल सामान्य सी आहड़ के बारे में है। किसके बारे में है? आहड़ के बारे में थी। यहाँ तक आपको पल्ले पड़ गई होगी। मेरी तरफ से बहुत अच्छे प्रयास किया गया आपके लिए, और मैं चाहूँगा कि अगली सभ्यताएं जब लेकर आऊँ तो और आपको समझ में आए, और आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। मित्रों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल पर भी आप जा सकते हैं, ये PDF पे प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से, है ना। चलिए मित्रों, आज्ञा दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा, है ना। और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में बहुत अच्छे से पॉइंट्स के साथ में, नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत।